नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं शिवसेना में जो उठापटक देखने को मिली उसी खबर के साथ, जहां उद्धव ठाकरे को एक कल बड़ा झटका लगा। विधानसभा में पार्टी टूटने के बाद अब लोकसभा में भी 12 सांसद अलग हुए हैं। एकनाथ शिंदे गुट के राहुल शेवाले को लोकसभा अध्यक्ष ने शिवसेना के दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी है। और इससे पहले 12 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर विनायक राउत की जगह राहुल शेवाले को नेता चुना और अब उन्हें मान्यता देने की अपील की थी। और साथ ही भावना गवली को फिर से चीफ बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी एकनाथ शिंदे गुट चाहता था वो होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। संख्या बल उनके साथ है, ज्यादातर विधायक उनके साथ चले ही गए थे, तख्ता पलट वो कर ही चुके हैं वहां पर। और अब जो सांसद थे जो उद्धव गुट के साथ नजर आ रहे थे वो भी एकनाथ शिंदे गुट में चले गए हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरह से कल परसों ही दिल्ली पहुंच गए थे एकनाथ शिंदे रात में, और उसके बाद कल 12 सांसदों को लेकर उनकी मुलाकात भी प्रधानमंत्री से होनी थी। और उसके बाद 12 सांसदों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो भी यहाँ पर दी गई। और अब राहुल शेवाले, जैसा कि एकनाथ शिंदे चाहते थे, उनको नेता चुन लिया गया है। पत्रकार परिषदेला उपस्थित शिवसेना में बगावत कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके एकनाथ शिंदे ने अब दिल्ली में शिवसेना के संसदीय दल पर कब्जा जमाने की चाल चली है। दिल्ली में शिवसेना के 19 सांसदों में से 12 ने लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला से मिलकर अपना गुट नेता बदलने की मांग की और कुछ घंटों में ही उन्हें मान्यता भी मिल गई। ये 12 सांसद जो है उन्होंने भी हमारे बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार वाली जो भूमिका है उसे स्वीकार किया है, उसको समर्थन दिया है, ताकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधायक लोगों ने जो भूमिका ली हुई है वो लोगों के हित की है और राज्य के विकास की है। बगावत के पीछे बाला साहब के विचार नहीं बल्कि ईडी का दबाव है। इस सवाल पर नए गुट नेता राहुल शेवाले ने उद्धव ठाकरे को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। राहुल शेवाले ने कहा कि उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के साथ फिर से युति करना चाहते थे। इसके लिए पिछले साल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर 1 घंटे चर्चा भी की थी। लेकिन फिर जुलाई 2021 के विधानसभा सत्र में जब बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया तो फिर से बीजेपी ने बातचीत बंद कर दी। इधर शिवसेना में 52 साल रहने के बाद भी एकनाथ शिंदे के साथ जाने को मजबूर पूर्व मंत्री रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे पर सेना नेताओं की नहीं सुनने और शरद पवार और अजीत पवार पर निर्भर रहने को जिम्मेदार ठहराया। उनको उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाया, कोरोना आ गया, 2 साल तो बाहर निकले नहीं, बाद में 6 महीना बीमार हो गए उद्धव जी। उसका फायदा अजीत पवार शरद जी ने उठा के ये शिवसेना को खत्म ही कर डालने का। वहीं संजय राउत ने आरोप लगाने वाले बागी गुट के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी पर ही युति तोड़ने का आरोप लगाया। विदर्भ हाहाकार है, हाहाकार मचा है, उत्पात मचा है बाढ़ का मराठवाड़ा में, और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के यहाँ राजनीति करने आए, सरकार बचाने के लिए आए हैं। इलेक्शन कमीशन जाएंगे और कहीं जाएंगे, शिवसेना के सांसद तोड़ने के लिए बैठेंगे। अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कभी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में नहीं आए या मंत्रिमंडल बनाने के लिए लिस्ट लेकर के भी दिल्ली में नहीं आए थे। शिवसेना के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आए, ठीक है। अब वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है लगभग। जाहिर है पहले विधायकों और अब सांसदों की बगावत के बाद अपनी पार्टी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे उद्धव ठाकरे पर ही बीजेपी से युति करने की कोशिश का आरोप लगाकर बागी गुट ने एक ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है जिसमें कट्टर शिवसैनिक भी उलझ कर रह गया है। दिल्ली से अखिलेश शर्मा और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना को लेकर जारी जंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इन याचिकाओं की सुनवाई करेगी। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पर कब्जे को लेकर ठाकरे और टीम शिंदे के बीच कानूनी लड़ाई पर विराम लगा दिया था। अदालत ने विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता के नोटिस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। और उधर शिवसेना सांसद संजय राउत को आज फिर ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया है। ये मामला मुंबई की पात्रा चौल से जुड़ा हुआ है। संजय राउत इससे पहले भी इस मामले में उनसे पूछताछ हो चुकी है।
आपको बता दें कि ये पूछताछ 1 जुलाई को हुई थी और इस दौरान उनसे करीब 10 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे, पूछताछ हुई थी और इस मामले में संजय राउत के करीबियों की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। हालांकि संजय राउत इन आरोपों को साजिश बता रहे हैं। और हरियाणा के नूह की बात करते हैं, जहां बेहद हैरान करने वाली कल घटना घटी। अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने के लिए गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की खनन माफियाओं ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी और इस मामले में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अरावली की पहाड़ियों में माइनिंग माफिया सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी धड़ल्ले से पहाड़ों को खोद रहे हैं। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो उसके मुताबिक हरियाणा में 2014 से लेकर 2021 के बीच 21,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में तावड़ू तहसील का पचगावा गांव, इसी गांव के बाहरी हिस्से में अरावली की हरी भरी पहाड़ियों को बंजर बनाने के काम में माइनिंग माफिया लगे हैं। एक सूचना पर तावड़ू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई अपने साथ 3 पुलिसकर्मियों को लेकर माफिया को पकड़ने पहुंच गए, लेकिन अवैध पत्थरों से भरे डंपर ने उन्हें कुचल दिया। यहां पर जो डीएसपी थे बिल्कुल यहीं पर खड़े हुए थे, ये ब्लड के निशान हैं। सुरेंद्र सिंह बिश्नोई अपनी टीम के साथ यहां पर खड़े हुए थे, उनको लगा कि डंपर रुक गया है, लेकिन नज़दीक आने के बाद जैसे ही उन्होंने डंपर के पास जाने की कोशिश की, ड्राइवर ने डंपर तेज गति से बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद जो पत्थर उसने भरे हुए थे डंपर में, वो सारे पत्थर ये फेंकते हुए निकल गया। आप देखें कि ये पत्थर जो हैं ये अरावली से निकले हुए पत्थर हैं। इलीगल माइनिंग करके ये पत्थर निकाले गए हैं। ये लाल पत्थर जो है काफ़ी कीमती पत्थर होता है और इसका काफ़ी डिमांड रहती है। तो इन पत्थरों को यहाँ पर फेंकते हुए वो यहाँ से भाग गया। यहाँ पर माइनिंग होती रही है, हो रही है और बीच में होती रहती है, ऐसी बात ना है जी। सुप्रीम कोर्ट से सख्त आदेश है, पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने काफी गाड़ियां बंद कर रखी हैं। गाड़ियों का चालान हो जाता है, जैसे तैसे करके अपने चालान छुड़ा लेती हैं, छुड़ाते लोग बाग। गांव में पंचायत भी हुई है, भाई गाड़ियों को मत चलाओ, अवैध खनन पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट की। लोग शरारती तर्क किस्म के आदमी है, कुछ लोग हैं वो मानते नहीं। इससे पहले डंपर के ड्राइवर को कोई पकड़ पाता, वो डंपर में भरे पत्थरों को गिराता हुआ डंपर लेकर फरार हो गया और इसी के साथ माइनिंग करने वाले और करवाने वाले भी गायब हो गए। कुछ घंटों के बाद पता चला कि डंपर के क्लीनर को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। घटनाक्रम जिस तेजी से हुआ उसमें इन लोगों ने भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन चूंकि वो डंपर बड़ी गाड़ी थी, इनकी गाड़ी छोटी थी। हम लोगों को जो बताया गया है यहाँ पर कि कुछ पत्थरों की वजह से जो गाड़ी डीएसपी साहब की थी वो पीछे रह गई और वो आगे नहीं जा पा रही थी, तो उतर के जा रहे थे और एकाएक ये जो उन्होंने अटैक किया जिसपे डीएसपी साहब जो है गिर गए और उन पर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। तो बाकी लोग उस घटनाक्रम की वजह से तुरंत में उनको पकड़ पाने में वो डंपर के समेत भाग गए। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 2014 से लेकर 2021 के बीच अवैध खनन के 21,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस इलाके में दर्जनों बार खनन माफिया पुलिस पर हमला कर चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि सरकार किसी की भी हो, माफिया की सांठगांठ सबसे रहती है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के बाद हिसार में रह रहा उनका परिवार सदमे में है। सुबह से घरेलू बातें होती रहती थी, आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी। बाकी ऐसी को आने जाने भी पीछे पोते बीमार थे, जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता, तो उसके बाद में फिर चले गए। फिर बोले इस वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की, अगली वीक देखूँगा, क्या पता भगवान को क्या मंजूर। मौकाए वारदात पर हरियाणा के डीजीपी भी गए। हरियाणा सरकार ने सुरेंद्र बिश्नोई के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है और परिवार के एक मेंबर को नौकरी देने की बात कही है। हम वीर सैनिकों को हमेशा ऐसे मामलों में सबका मनोबल बढ़ाने के लिए भी अपने आप को भी प्रस्तुत करना चाहिए और उस परिवार की भी जिसकी क्षति हुई है उसके साथ भी खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस इलाके में लंबे समय से माइनिंग पर पाबंदी लगा रखी है,
लेकिन यहाँ की उदास पहाड़ियाँ बता रही हैं कि किस तरह से उनके वजूद को निस्ते नाबूद किया गया। इस मामले में डीएसपी के हत्यारे भले ही पकड़े जाएं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अवैध माइनिंग पर रोक लग पाएगी। नूह के पचगावा गांव से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या डोकलाम 2 की तैयारी में जुटा हुआ है चीन। ब्रेक के बाद विस्तारवादी चीन की एक नई करतूत है। एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिससे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कुछ मंसूबे चीन छोड़ नहीं रहा है और शायद प्रयास पूरी तरीके से है कि किस तरीके से डोकलाम 2.0 किया जा सके। क्या है यह पूरा मामला, आइए आपको एक एक करके वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। चीन भारत से लगी सीमा पर उन इलाकों में जिन्हें वो विवादित मानता है वहां अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। ऐसा ही एक इलाका है डोकलाम का पठार, जहां चीन की ओर से सामरिक लिहाज के अहम एक पहाड़ी पर चीन ने गांव बसा दिया है, जबकि यह गांव भूटान की सीमा में है। डोकलाम में ही 2017 में भारत और चीन की सेनाएं कई महीने आमने सामने डटी रहीं। चीन का यह ताजा निर्माण जमीन पर कब्जे की उन साजिशों का हिस्सा है जिनसे वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक सीधे पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए एक एक करके आपको दिखाते हैं कि हम यहां पर क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अभी, ये है डोकलाम का पठार, वो इलाका जहां 2017 में 73 दिन तक भारत और चीन के बीच सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। इसके पश्चिम में भारत का सिक्किम राज्य है, उत्तर में चीन और पूर्व में भूटान, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब 2017 में चीन ने इस सड़क को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो आप अभी देखेंगे थोड़ी देर में। उन्होंने पठार के आर पार सड़क का निर्माण शुरू किया। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सड़क का निर्माण, और इसको जब वो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, उनकी कोशिश झामपेरी 2017 में चीन ने इस सड़क को आगे बढ़ाना शुरू किया, जैसे कि हम बता रहे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अब इस तस्वीर में, उनकी कोशिश झामपेरी नाम की इस पहाड़ी तक पहुंचने की थी, जो सामरिक लिहाज से अहम है। यहां पहुंच का मतलब है कि भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन की सीधी निगाह में आ जाएगा। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक पतला सा गलियारा है जो पूर्वोत्तर भारत को बाकी भारत से जोड़ता है, यानी कि अगर वो यहां पहुंच जाते तो ये बहुत नुकसान की बात हो जाती। अब 2017 में भारत ने चीन को यहां पहुंचने से रोका था। यहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने भी हुई थी। अब पिछले कुछ सालों में चीन ने डोकलाम के पठार से लगी नदी घाटी में गहरी पहुंच बना ली है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। चिंता की बात यह है कि यह इलाका चीन का है ही नहीं, भूटान की टेरिटरी है। करीब 7-8 किलोमीटर भूटान की टेरिटरी में वो अंदर चले गए हैं, काफी अंदर। यहां एक नया गांव पूरी तरीके से बस चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैप में। गांव 1, गांव 2, उस गांव का नाम है पंगड़ा गांव। चीन इस गांव को पंगड़ा कह रहा है, जिसे एनडीटीवी ने 2020 से पहले भी ढूंढा था। और ये वो जगह है जहां पहाड़ी में खुदाई का काम चल रहा है। और आइए अब आपको सैटेलाइट की नई तस्वीरों से काफी साफ साफ दिखाते हैं अलग अलग गांव के बारे में। तो ये है पहला गांव जो पूरी तरीके से बस चुका है, जिसे भूटान और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। ये उसके ठीक उस पार है। ये है चीनी गांव पांगड़ा, दूसरा गांव जो आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें अगर आप जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरी तरह बस चुका है। यहां हर घर के बाहर कार तक खड़ी हुई हैं, और इसके ठीक दक्षिण में एक और नया गांव बन रहा है, यानी कि 2 गांव बसा दिए उन्होंने। यहां आमोचू नदी के आर पार 2 पुल भी दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। वहां एक्सकेवेशन चालू हो गया है। थोड़ा और दक्षिण में देखेंगे तो सड़क के किनारे पहाड़ी पर खुदाई भी आपको साफ दिखेगी, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। ये सब 8 मार्च 2022 की तस्वीरें हैं। ये सड़क अब भूटान की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर तक है। तो इसके जरिए चीन क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है? चीन की साजिश है कि वो अब दूसरे रास्ते से सामरिक लिहाज के
अहम उस पहाड़ी तक पहुंच जाए जहां पहुंचने से 2017 में भारतीय सेना ने उसको रोक दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहां से वो आमोचू नदी से झामफेरी पहाड़ी, जहां पहले 2017 में सड़क बना के पहुंचना चाहते थे, क्या अब उनका नापाक मंसूबा यह है कि पूरे के पूरे गांव बसा दें और उसके बाद बस कुछ किलोमीटर का ही सफर रह जाए ये झामफेरी पहाड़ी तक पहुंचने का, और उसके बाद फिर वो वही अपने मंसूबे पूरे करें जो वो 2017 में करना चाहते थे। तो ये सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब आपको बता दें, हमने इस खबर के सिलसिले में भारतीय सेना, उनसे भी बात की। भारत की सेना ने क्या कहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है आपको वो बता दें। भारतीय सेना कहती है कि वो अपनी सीमाओं पर सभी गतिविधियों पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं और सुरक्षा इंतजाम पुख्ता हैं। तो ये है भारतीय सेना सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिली है वो। और अब बात करते हैं नुपुर शर्मा की। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के मामले में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कल बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। नुपुर शर्मा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी जिंदगी आजादी की रक्षा करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर को जान के खतरे की जो घटनाएं हैं उस पर हलफनामा भी मांगा है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने पर 3 हफ्ते पहले कड़ी फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट इस बार नुपुर शर्मा पर कुछ नरम दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नुपुर को बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर के खिलाफ किसी भी मामले में कठोर कार्रवाई नहीं होगी, उनको गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण रहेगा। अगर इसी मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज होती है तो भी ये संरक्षण बरकरार रहेगा। सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान से आए एक शख्स का हवाला दिया और तमाम वीडियोस के बारे में भी कोर्ट को बताया। मनिंदर सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पहले के मामलों में भी ऐसी राहत दी है। दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज हुई, फिर पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एफआईआर हुई। इन 9 एफआईआर को रद्द किया जाए, दिल्ली की एफआईआर में जांच आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर से जान को खतरे की घटनाओं पर हलफनामा मांगा है और दिल्ली में मामला चलाने की अर्जी पर केंद्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आदि से 10 अगस्त तक जवाब मांगा है। अपने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि देश के हर नागरिक की तरह नुपुर को भी कानूनी उपचार लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या नुपुर की तरह देश के हर नागरिक को ऐसा मौका मिल पाता है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। नीट मेडिकल परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मेडिकल की एक-एक सीट पर 20-20 लाख रुपए में बेची गई है और इसके पीछे जो रैकेट है वो 4 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में फैला हुआ था। आपको बता दें कि सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने इससे जुड़े 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और सूत्रों के मुताबिक इन 8 लोगों में से 6 दिल्ली से पकड़े गए, जिनमें मास्टरमाइंड सुशील रंजन भी शामिल है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी 4 से 5 लाख रुपए उस सॉल्वर को देते थे जो उम्मीदवार के बदले परीक्षा भवन में बैठे प्रश्न पत्र को सॉल्व करता था, सुलझाता था। बाकी के 15 लाख रुपए बिचौलिए आपस में बांटते थे। और अब आपको कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां पर तुमकुर में एक अनोखा पोस्टर लगा है कि तोता ढूंढिए इनाम पाइए, और इनाम भी छोटा मोटा नहीं जया, 50,000 का। बिल्कुल 50,000 का यहाँ पर इनाम रखा है। ये 16 जुलाई से ये तोता गुम हो चुका था और आपको बता दें जिस तोते को ढूंढने के लिए पूरी कवायद हो रही है, पोस्टर लगा है, वो अफ्रीकी नस्ल का है। देखते हैं नेहाल किदवई की रिपोर्ट। अफ्रीकी मूल का तोता रुस्तम 16 तारीख से लापता है। जिनका ये तोता है वो शहर में पोस्टर लगाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि उसे खोजने में मदद करें। 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। इस तोते से हमें काफी अपनापन और लगाव है। अगर आप में से किसी ने भी देखा है तो हमें बताइए।
अगर किसी को पता चले और तोता मिल जाए तो हमने उसके लिए 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है। दरअसल इस जोड़े का मेल तोता 16 तारीख को अचानक लापता हो गया। परिवार वालों को लगता है कि वो उड़ गया। आसपास सभी जगहों पर पहले तलाश किया गया, लेकिन मिला नहीं। सभी लोगों से विनती करती हूँ कि वो लोग अपने अपने घरों की बालकनी, छत पर, खिड़की के आसपास देखें। तोता ढूंढने में हमारी मदद करें। हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर जैसा है। तोते का ये जोड़ा पिछले 2.5 वर्षों से इस परिवार के पास था। अब इसके साथी की तलाश जोर शोर से चल रही है, इनाम की रकम के साथ। तुमकुरू से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कहते हैं अग्निपथ योजना की, जिसको लेकर अब एक नया विवाद यहां पर पैदा हो गया है। कई दलों का ये सवाल है कि अग्निपथ के लिए उम्मीदवारों की जाति क्यों पूछी जा रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेना में भर्ती के लिए जाति धर्म पूछा जा रहा है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना में धर्म और जाति प्रमाण पत्र पहले से मांगा जाता रहा है। ये पुरानी प्रक्रिया है जो पहले से ही चली आ रही है। राजीव रंजन की रिपोर्ट। सरकार अग्निवीरों की जाति क्यों जानना चाहती है, ये सवाल कई पिछड़े नेता पूछ रहे हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तो अग्निपथ को लेकर जारी संशय पर सवाल पूछ रहे हैं। सेना की बहाली में कभी से कोई रिजर्वेशन जैसी चीज है ही नहीं, तो उसमें फिर जात पूछने का क्या मतलब, आखिर इसका उपयोग क्या है? क्योंकि जब इसका सदुपयोग है ही नहीं, मतलब कोई सुविधा होती जात के कारण, तब मांगा जाता, ठीक बात थी, सदुपयोग होता। सदुपयोग नहीं है तो संभव है कि इसका दुरुपयोग हो जाए बाद। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। विवाद बढ़ता देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई दी कि सेना में व्यवस्था पहले से ही है। अग्निपथ के तहत सैन्य भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं जो कह रहा हूं, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। लेकिन सरकार के इस जवाब से पार्टियां संतुष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर लगातार ट्वीट कर रहे तेजस्वी यादव ने नया अंदेशा खड़ा कर दिया कि कहीं ये मामला जाति धर्म देखकर 75% लोगों की छटनी का तो नहीं है। आप जैसी पार्टियां भी संतुष्ट नहीं है। जब आप 75% छटनी का नियम लेके आ रहे हैं तो अब जाति पूछने का एक मकसद हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सरकार जाति पूछ के छटनी की योजना बनाएगी, जाति जानकर छटनी करेगी? दरअसल ये सवाल यहाँ से शुरू हुआ कि जब सेना में आरक्षण नहीं है तो उम्मीदवारों की जाति क्यों पूछी जा रही है। अग्निपथ को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला सियासत तक ही नहीं सीमित है, अदालत तक जा चुका है और यह बात सेना के सेहत के लिए अच्छी नहीं। इसलिए जरूरी है कि इस पर जल्द से जल्द लोगों की शंकाएं दूर हो। आखिर इस देश में सेना की एक अलग साख है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। लखनऊ पुलिस ने पिछले हफ्ते लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी 4 कथित आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े तेवर अपनाए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने यहां पर लुलु मॉल को लेकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं और वहीं मॉल के अंदर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में 4 हिंदूवादी संगठन के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले हफ्ते लुलु मॉल में बिना इजाजत नमाज पढ़ने वाले 11 आरोपियों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके नाम मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद नोमान बताए गए हैं। चारों युवक लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके के रहने वाले हैं। बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पे लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के आधार पर चिन्हित किया गया। उनको, जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान,
मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नोमान हैं। इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। एक तरफ जहां यूपी प्रशासन मामले को शांत कराने की कोशिश में है, वहीं हर रोज कोई नया संगठन या धर्मगुरु मॉल के अंदर जाकर पूजा पाठ करने की कोशिश करके मामला फिर बढ़ा देता है। मंगलवार को अयोध्या से आए परमहंस आचार्य ने मॉल के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बात इतनी बढ़ चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आकर के बयान देना पड़ा। लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि मॉल के अंदर बिना अनुमति के नमाज पढ़ने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं मॉल के अंदर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में 4 हिंदूवादी संगठन के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लुलु मॉल का मालिक यूसुफ है एक मुसलमान, तो यह अफवाह फैला दी गई कि लुलु मॉल में काम करने वाले 80% कर्मचारी मुसलमान हैं। सोचिए कि जिसने देश का सबसे बड़ा मॉल बनाया लखनऊ में, उसे ऑफिशियल प्रेस रिलीज देकर के सफाई देनी पड़ी कि नहीं गलत है, यहाँ 80% मुसलमान नहीं 80% से ज्यादा हिंदू काम करते हैं। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर विकास कार्यों की बात होनी चाहिए, बड़ा मॉल बना है उसकी बात होनी चाहिए, वहाँ पर चर्चा है वो हिंदू मुसलमान से जुड़े विवाद को लेकर के होती रहती है। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ में, दिल्ली में मोहम्मद मुस्लिम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बीच बारिश के बाद होने वाली बीमारियों ने टेंशन बढ़ाई है। दूसरी तरफ मंकी पॉक्स का खतरा जो है वो भी बना हुआ है। अब जो बारिश है वो बीमारियों की आफत साथ लाई है। बिल्कुल, साथ ही स्वाइन फ्लू भी काफी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 2 मौत अभी तक रिपोर्ट की जा चुकी है। राज्य के 40% रिपोर्ट हुए स्वाइन फ्लू के जो मामले हैं वो मुंबई से है। स्वाइन फ्लू क्यों होता है, क्या है इसके लक्षण, विस्तार से देखते हैं हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। कोरोना से संभल रहे महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू के 38 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 15 यानी कि 40% मामले सिर्फ मुंबई से हैं। इस बीमारी ने बीते साल पूरे राज्य में 2 मरीजों की जान ली थी, तो वहीं इस साल जुलाई तक ही 2 मौतें हो चुकी हैं। कोल्हापुर जिले में ये 2 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। आज कोल्हापुर जिले में स्वाइन फ्लू के 10 रुग्ण उपचार ले रहे हैं। इसमें हाथकणंगले, करवीर, कोल्हापुर मनपा और सांगली और कर्नाटक से कोई पेशेंट्स यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसमें से 2 डेथ्स यहाँ हो चुके हैं। कोविड-19 और स्वाइन फ्लू दोनों ही सांस की बीमारियां हैं। बुखार, सुस्ती, छींकना, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और भूख में कमी लक्षणों में शामिल हैं। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा ए को H1N1 वायरस के नाम से भी जाना जाता है। सुअरों में फैलने वाली ये एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित इंसान या फिर जानवरों के जरिए फैल सकती है। मुंबई में अप्रैल और जून महीने में H1N1 के 2 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन बरसात के साथ ही जुलाई महीने में कुल 11 मामले सामने आ गए हैं। बीते साल शहर में स्वाइन फ्लू के कुल 64 मामले रिपोर्ट हुए थे। मौतें कोई भी नहीं थी। वहीं म्यूटेशन के बाद स्वाइन फ्लू के नए वेरिएंट की आशंका ने भी चिंता बढ़ाई है। भारत के जो मानसून बहुल इलाके हैं उनमें मानसून का पीरियड में ये संख्या बढ़ जाती है, जो कि हर साल देखी जाती है। पिछले 2 सालों से जब कोविड का प्रभाव ज्यादा था, इन्फ्लुएंजा के मामले पूरे विश्व में और अपने देश में और आजू बाजू के देशों में उनकी संख्या घटी थी। शायद यूनिवर्सल मास्किंग, भीड़ का कम होना या फिर कोविड का प्रभाव, इनकी वजह से ये मामले कम हो सकते हैं। लेकिन ये जो मामले हैं वो आमतौर पे ये सीजन में बढ़ते हैं। H1N1 या स्वाइन फ्लू के केसेस में बहुत सारी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। लगभग रोज 2 या 3 पेशेंट जो हम स्क्रीन कर रहे हैं, जिनका टेस्ट कर रहे हैं, वो स्वाइन फ्लू के लिए पॉजिटिव आ रहे हैं। मुंबई में अन्य मॉनसून रोगों में अब तक गैस्ट्रो के 3,246 मामले, मलेरिया के 1,486 मामले,
डेंगू के 156, हेपेटाइटिस के 291 और लेप्टो के 46 मामले सामने आए हैं। बीएमसी ने संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को सलाह दी है कि वो रुके हुए यानी कि जमा पानी में न जाएं और अपने आसपास साफ सफाई रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे, केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है एमएसपी को लेकर के, और इसमें जो है वो पूर्व कृषि सचिव जो है वो इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र भी इस कमेटी में। इसको लेकर के जो किसान संगठन के नेता है या कहीं किसान नेता है, उनकी कई आपत्तियां हैं, और इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल है, सबसे बड़ी आपत्ति क्या है आप लोगों की? मनोरंजन भाई, हम आपत्ति हमारी आज की नहीं है, संदेह हमारा पहले दिन से। आपको ध्यान होगा 19 नवंबर को जब प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस लेने की घोषणा की थी, उसी दिन उन्होंने कमेटी का भी जिक्र किया था, और हमने पहले दिन से सवाल पूछे थे कि इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, क्या ये कमेटी किसान की अध्यक्षता में होगी, कहीं किसान आंदोलन के दुश्मनों को आप इसका अध्यक्ष बना के कमेटी को हिलाएंगे तो नहीं। दूसरा, इसमें किसानों के प्रतिनिधि कौन कौन होंगे? संयुक्त किसान मोर्चा के तो होंगे, लेकिन उसके अलावा कहीं किसानों के दुश्मन, किसान आंदोलन के विरोधियों को तो आप हमारे सर पे नहीं बैठा दोगे। और तीसरा हमारा टेक्निकल पॉइंट था कि इस कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, क्या इस कमेटी में एमएसपी के कानून बनाने पर विचार भी होगा कि विचार नहीं। और दुख है मुझे मनोरंजन भाई, ये तीनों संदेह हमारे सच साबित हुए हैं। जिसका डर था एग्जैक्टली वही हुआ। कल सरकार ने जब नोटिफिकेशन निकाला है, 8 महीने बाद, 8 महीने लग गए नोटिफिकेशन निकालने में, जिसमें 8 घंटे लगने चाहिए थे। और इसमें इसके अध्यक्ष कौन है? संजय अग्रवाल जी, पूर्व कृषि सचिव, जो कि इन 3 काले कानूनों के निर्माता थे। सारी दुनिया कहती है उन्होंने ड्राफ्ट किया था, उन्होंने और रमेश चंद्र जी ने ड्राफ्ट किया था। वो दोनों लोग इस कमेटी में हैं और संजय अग्रवाल जी उसके अध्यक्ष हैं। दूसरा, इस कमेटी में 29 मेंबर हैं, जिसमें से 3 कुर्सी दी गई है संयुक्त किसान मोर्चा को, और 21 वहां पे ऑफिशियल मेंबर है। सरकार के 21 प्रतिनिधि बैठेंगे 8 किसानों, जिसमें से 3 संयुक्त किसान मोर्चा के, और बाकी 5 सरकार ने किन लोगों को किया है? कृष्णवीर चौधरी जी, जो कि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, प्रमोद कुमार चौधरी जी, जो कि आरएसएस के भारतीय किसान संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, गुणी प्रकाश जी, जो कि खुल के चैनलों पे आके किसान आंदोलन को गाली दिया करते थे, सैयद पाशा पटेल जी, जो कि बीजेपी के एमएलसी रह चुके हैं, और गुणवंत पाटिल जी, जो शेतकारी संगठन से जुड़े हुए हैं और जो इन तीनों कानूनों की पब्लिक में हिमायत करते थे। तो भाई, अगर किसान आंदोलन के धुर विरोधियों को और सरकार के अपने अफसरों की कमेटी बनानी है तो बनाइए। और सबसे बुरी बात यह है मनोरंजन भाई कि इस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इसकी गुंजाइश भी नहीं है कि किसानों को एमएसपी दिलवाने के कानून पर चर्चा भी की जा सके। वो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस से बाहर है। अगर हमारे प्रतिनिधि जाके बोलेंगे कि हमें इस पे चर्चा करनी है, तो हमें बताया जाएगा कि तुमने पढ़ा नहीं है कमेटी किस चीज के बारे में, इस कमेटी का इससे कोई संबंध नहीं है। तो जिसका कोई संबंध नहीं है उस कमेटी में हम कैसे जाएं? इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं, और ये पहला एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज है। संयुक्त किसान मोर्चा की 3 जुलाई की बैठक में हमें मैंडेट दिया गया था, और उस पर काम करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी की चर्चा हुई है, और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऑफिशियली तय किया है कि हम इस कमेटी में नहीं जाएंगे, हम इसे खारिज करते हैं, हम इसका बायकॉट करते हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या होगा? 3 सीट आपके लिए छोड़ी थी, आपका कहना है कि हम उस कमेटी में नहीं जाएंगे, तो फिर तो एक तरफा कमेटी कुछ फैसला लेगी और फिर वो किसानों को मानना पड़ जाएगा। सच में बताऊं, कमेटी कोई फैसला नहीं लेती। हकीकत इस देश की ये है, कमेटियां बनती हैं, कमेटियां सालों तक बैठती हैं। मजे की बात ये मनोरंजन भाई कि इस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 3 ऐसी चीजें डाली हैं जिसपे भारत सरकार की कमेटी काम कर चुकी है, अपनी बेचारी रिपोर्ट दे चुकी है, जिसके ऊपर सरकार गौर भी नहीं कर रही।
यही सरकारी कमेटियों के साथ होता है। आप देखिएगा इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्लियरली एक है कि एपीएमसी साइंटिफिक तरीके से कैसे कैलकुलेट करे। इसकी कमेटी 2015 में बन चुकी थी, बेचारों ने 2016 में रिपोर्ट दे दी थी। अरे भाई आप उस पर विचार कर लो ना, नई कमेटी क्यों बना रहे हो। खैर कमेटी बनेगी, सरकार अपनी कमेटियां बनाए, उन कमेटियों से जो निकलवाना है निकाले। अगर रिपोर्ट देती है, वैसे अनुभव तो हमारा ये है, हमारे पंजाब के साथी कहते हैं जिस काम पे मिट्टी पानी हो कमेटी बना दो, जिस काम पे मिट्टी डाले, काम कमेटी का मतलब काम पे मिट्टी डालना, वही होगा। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट आती है आए, हमारे आंदोलन की मुख्य मांग से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया हुआ है, आज से लेके 31 तारीख तक देश भर में जिला स्तर पे संयुक्त किसान मोर्चा के सम्मेलन हो रहे हैं। 7 से 14 अगस्त के बीच में जय जवान जय किसान कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हम लखीमपुर खेरी जा रहे हैं 18 से 20 अगस्त के बीच में, और मुझे विश्वास है नवंबर के महीने में, एक बार ये बरसात का सीजन खत्म हो जाए, उसके बाद किसी एमएसपी के सवाल पे एक बड़े आंदोलन की तैयारी संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। तो हम क्या योगेंद्र जी माने कि इस जो भी बातें आपने कही है उस पर सारा किसान, संयुक्त किसान मोर्चा यूनाइटेड है? क्या आपको लगता है कि इसमें भी फूट डालने की इधर उधर कोशिश की जाएगी? फूट डालने की कोशिश सरकार पहले दिन से कर रही है। आपको याद होगा जब 26 नवंबर को हम आए थे, उसके बाद से हर चौथे पांचवें दिन सरकार किसी किसान नेता का आविष्कार करती थी, किसी अलमारी से निकाल के लाती थी, चैनल पे बैठाते थे और कहते थे ये किसान नेता है, ये बताएंगे वो बताएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मोर्चा उठाने के बाद भी ये सब साजिशें जारी हैं, ये सब खेल आज भी जारी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, इस देश का कोई भी किसान संगठन इस कमेटी में जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जो करेगा वो वापस किसानों के बीच में नहीं जा पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल योगेंद्र जी यही रहेगा कि जिस इंटेंसिटी से किसान मोर्चा ने आंदोलन चलाया और एक तरह से आपकी जीत हुई, सरकार को कानून वापस लेने पड़े, क्या उसी इंटेंसिटी से इस बार भी आप अपना आंदोलन कर पाएंगे? उससे ज्यादा इंटेंसिटी से चलाना होगा मनोरंजन भाई, क्योंकि 3 किसानों का जो 3 कानूनों को खत्म करने का जो आंदोलन था, वो कोरोना की वजह से, तमाम वजह से पूरे देश में बराबर इंटेंसिटी से नहीं चल सका। लेकिन जो एमएसपी का मुद्दा है, ये तो भाई झारखंड का मुद्दा है, ये तो उड़ीसा का मुद्दा है, ये तो बिहार के किसान का, पश्चिम बंगाल के किसान का, कर्नाटका, तमिलनाडु, पूरे देश के किसान का मुद्दा है। तो इसे पहले से भी ज्यादा इंटेंसिटी से चलाना होगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, कोई मैं मुगालते में नहीं रहता। एमएसपी की मांग कोई रातों रात अचानक स्वीकार होने वाली नहीं। किसान को तो एक ही बात के लिए 4 बार संघर्ष करना पड़ता है। पहली बार अपनी बात सुनाने के लिए, दूसरी बार अपनी बात मनवाने के लिए, तीसरी बार मानी हुई बात को लिखवाने के लिए, और चौथी बार लिखी हुई बात को लागू करवाने के लिए। तो संघर्ष तो करना है, यही रास्ता है, इसी में आगे बढ़े। एक अंतिम का सवाल है सर, कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, आपने सरकारों के खिलाफ प्रचार भी किया, आपने वेस्ट बंगाल भी गए, आप यूपी में भी गए, लेकिन ये जो यूपी बिहार ये जो बेल्ट है, जो कि इलाका है, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से काफी लोग सक्रिय हैं, लेकिन बीजेपी को इलेक्टोरली कोई डेंट पड़ा नहीं है। मनोरंजन भाई, चुनावी खेल हमारा प्रमुख बैटलफील्ड नहीं, ये बैटलफील्ड है पॉलिटिकल पार्टीज का। बंगाल में बीजेपी बनाम तृणमूल का संघर्ष था, हमने अपनी पोजीशन ली, लेकिन तृणमूल जीती, बीजेपी हारी, उसका श्रेय हम नहीं लेते, वो तृणमूल ने किया, उनका काम था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में सपा बनाम बीजेपी बना बैठे, हमने अपनी पोजीशन ली, लेकिन जिस तरह से बंगाल में तृणमूल की जीत का श्रेय हम नहीं लेते, उस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत की जो उसका दोष है, वो भी किसान आंदोलन पे नहीं मढ़ा जा सकता। किसान आंदोलन चुनावी राजनीति का मुख्य माध्यम नहीं है। हाँ, जब देश के हित में हमें पोजीशन लेनी होती है वो हम लेते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि किसान को चुनाव के माध्यम से नहीं मिलेगा। किसान को जो कुछ मिलेगा जमीन के आंदोलन से ही मिलेगा, उसी में हम लगे।
आप इतने बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं सर, मैं आपसे एक ये भी जानना चाहता हूं, उत्सुक हूं कि यदि इतनी महंगाई है, जीएसटी को लेकर के हो रहा है कि आपने दही पे, पनीर पे, आटा पे, सब चीज पे आपने जीएसटी बढ़ा दिया है, लेकिन फिर से वही सवाल है कि लोग अल्टीमेटली जाकर वोट उसी पार्टी को देते हैं जिस पार्टी के खिलाफ उनको आंदोलन करना चाहिए यदि महंगाई है, जीएसटी है तो। आप ठीक कहते हैं, आप मुझे अपने पुराने जन्म की याद दिला रहे हैं। ये जो वोट का गणित है ये बिल्कुल एक अलग किस्म का खेल है। उत्तर प्रदेश में जब मैं गया, घूमा, लोग कहते थे हाँ खेती की अवस्था बुरी है, देखो आवारा जानवरों ने तो नाक में दम कर दिया है। लेकिन वोट बीच, क्योंकि वो वोट देते समय केवल ये नहीं देख रहे कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है बुरी है, केवल ये नहीं देख रहे कि मुझे खेती में फायदा हुआ नुकसान हुआ, वो बाकी तमाम चीजें देख रहे हैं। वो विपक्षी दलों को देख रहे हैं, क्या विपक्षी दलों पे भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो बात तो हमारे हाथ में नहीं है। वो कृषि के अलावा तमाम दूसरी नीतियां देख रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान का सवाल देख रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। और दुर्भाग्य की बात कि इस देश में जवान और किसान की बजाय हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है, तो ये सब चिंता का विषय है। लेकिन किसान आंदोलन इस देश के सारे बोझ अपने कंधे पे लेके नहीं चल सकता। किसान के हित का सवाल और उसके संघर्ष की बात हमारी है, उस पे हम हैं, उस पे अडिग रहेंगे, उस पे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई हैं और अब आपको चुनना है उसमें से एक खबर जिसे हम विस्तार से आपको दिखाएं। तो टॉप 5 में पहली खबर है चीन से जुड़ी हुई, जो एक के बाद एक सैटेलाइट इमेज सामने आ रही है, उससे चीनी घुसपैठ का पर्दाफाश हो रहा है और यही सवाल उठ रहा है कि क्या डोकलाम 2 की तैयारी में जुटा है चीन। दूसरी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई, जहां पर खनन माफिया ने डीएसपी को कुचल दिया। तीसरी खबर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई, मुंबई के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथी खबर नीट परीक्षा से जुड़ी हुई है, जहां पर एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। और पांचवी खबर यूरोप में कयामत की गर्मी पड़ रही है, इंग्लैंड में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, इस पोल में हिस्सा लें, अपनी पसंद की खबर चुनें, उसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।